तो सबने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है और 8 तारीख की तैयारी शुरू हो गई है। अच्छे से तैयारी आप लोगों ने शुरू कर दी है। तो इसी कड़ी में एक सेक्शन लेकर मैं आया हूं। आज एग्जाम्स के पहले अंतिम क्लास हमारी होगी और यह इतिहास नहीं है, यह भूगोल भी हो सकता है, यह भौतिकी भी हो सकता है। It is a universe and the planet, a part of geography and a part of physics। तो जल्दी जल्दी आप लोग लाइव हो जाइए। आज 104 प्रश्न करेंगे और 104 प्रश्न में देखता हूं कि कितने मार्क्स आप लोगों के आते हैं। फटाफट शेयर कर दीजिए लिंक को और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ताकि जुड़ जाएं। और बहुत कम समय रहेगा, 104 क्वेश्चन करेंगे। एक रिवीजन है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे और कम समय में करना है। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, इस चीज़ से शुरुआत करते हैं कि चूंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, यह मूल रूप से ज्योग्राफी का भाग है। इसीलिए थोड़ा एक क्वेश्चन जो ट्रायल क्वेश्चन है, क्वेश्चन शुरू नहीं कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप मिस्टेक ना करें, गलती ना करें, क्योंकि एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। बीपीएससी में पूछा भी गया है, लेकिन उस समय ई ऑप्शन नहीं था। तो आज हम लोग ब्रह्मांड और ग्रह से संबंधित 104 क्वेश्चन करेंगे और 104 क्वेश्चन में फटाफट सारे लोग शेयर कर दीजिए लिंक को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। पहला क्वेश्चन पे आने से पहले एक ट्रायल क्वेश्चन हम लोग करते हैं और वो ट्रायल क्वेश्चन है, सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, सो एट फर्स्ट क्वेश्चन अराइज, प्रश्न उठता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? फटाफट रिप्लाई कीजिए। ऑप्शन ए है हेरोडोटस, ऑप्शन बी है हिकेटियस, ऑप्शन सी है इरेटोस्थनीज और ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अब देखता हूं कि आप लोग क्या जवाब देते हैं और मैक्सिमम लोगों का जवाब गलत होगा, वो मैं पहले बता दे रहा हूं। मैक्सिमम लोग गलत जवाब देंगे और देखिए कुछ लोगों के गलत जवाब आने शुरू हो गए हैं। ये सी आंसर आप लोग जो दे रहे हैं गलत आंसर है। कैसे गलत है वो भी मैं बताऊंगा। आप लोगों ने रट्टा मार पढ़ाई की है तो उस रट्टा मार पढ़ाई का ही परिणाम है। हाँ अभिजीत जी लग रहा है सही आंसर दे रहे हैं। वीरेंद्र जी, हाँ बिल्कुल, इनका भी सही आंसर है। अब सही आंसर आना शुरू हुआ है, कुछ लोगों ने सही आंसर देना शुरू किया। अगर ये प्रश्न आता है तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, इस प्रश्न का उत्तर ई होगा। ई होगा, नन ऑफ दीज मोर देन वन। तो यहां मोर देन वन होगा। याद रखिएगा, जब क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, अगर यहां पर ई ऑप्शन नहीं रहता तो भी बहुत सारे लोग गलत आंसर देते। अगर ई ऑप्शन नहीं रहता तो आंसर होता हिकेटियस, लेकिन चूंकि ई है तो इरेटोस्थनीज भी होगा और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट भी होगा। हेरोडोटस इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता कहते हैं हेरोडोटस को। और याद रखिएगा हिकेटियस, सबसे पहले एक बुक था जेस पीरियोडस, जिसमें हेकेटियस ने सबसे पहले ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन दिया था। सो हिकेटियस इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी। लेकिन ज्योग्राफी को व्यवस्थित रूप, सिस्टमैटिक रूप देने का श्रेय है इरेटोस्थनीज को, और इनकी बुक का नाम ही है ज्योग्राफिका। और ज्योग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग भी इरेटोस्थनीज ने ही किया था, इसीलिए इरेटोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी भी बोलते हैं। और जो मॉडर्न ज्योग्राफी है वो यूनिवर्स से शुरू होती है और यूनिवर्स के लिए कॉस्मोस शब्द का प्रयोग किया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी भी कहते हैं। हालांकि इनके साथ में कार्ल रीटर भी है। कार्ल रीटर, कई किताबों में कार्ल रीटर को भी फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी दिया जाता है। चलिए, तो मैक्सिमम लोगों ने
गलत आंसर दिया, हालांकि कुछ लोग सही आंसर भी दिए। तो इस तरह से अब हम लोग शुरू करते हैं, प्रैक्टिस शुरू करते हैं, और प्रैक्टिस में जो फटाफट स्टार्ट होगा तो वो फटाफट चलेगा। यह केवल मैंने, चूंकि अभी समय नहीं है, फाउंडेशन वालों को तो काफी डिटेल से पढ़ाया जाता है, चूंकि एग्जाम सामने है तो हम लोग एक रिवीजन वर्क कर लेते हैं। और रिवीजन के क्रम में पहला क्वेश्चन है, हो जाइए तैयार और हाँ कमर कस लीजिए, देखता हूं कि कितने मार्क्स आप पाते हैं, 104 में कितने सही होते हैं। तो पहला क्वेश्चन, ब्रह्मांड के लिए कॉस्मोस शब्द का प्रयोग किसने किया? हु यूज्ड द वर्ड कॉस्मोस फॉर यूनिवर्स? ऑप्शन ए है कोपरनिकस, ऑप्शन बी है क्लॉडियस टॉलेमी, ऑप्शन सी है एवी हम्बोल्ट और ऑप्शन डी है पी हब्बल। फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मांड के लिए, जी हाँ, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है, इसका होगा एवी हम्बोल्ट। एवी हम्बोल्ट को आधुनिक जो भूगोल का पिता भी कहते हैं, विथ कार्ल रीटर के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे लोकप्रिय सिद्धांत कौन सा है? Which is the most popular theory related to origin of the universe? Redshift theory, Big Bang theory, Doppler theory and oscillation theory। दोलन सिद्धांत, रेडशिफ्ट थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। फटाफट फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैक्सिमम लोगों का सही जवाब आया, बी आंसर होगा, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रह्मांड का 140 ईस्वी में प्रथम व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? Who did the first systematic study of the universe 140 AD? कोपरनिकस, क्लॉडियस टॉलेमी, हर्शेल एंड पी हब्बल। फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल 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 सही जवाब आ रहा है, कुछ लोगों का सही जवाब, कुछ लोग गलत भी दे रहे हैं। इसका आंसर होगा क्लॉडियस टॉलेमी। तो फर्स्ट सिस्टमैटिक स्टडी ब्रह्मांड का किया था 140 ईस्वी में क्लॉडियस टॉलेमी ने, जिसने जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया था, और हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4। 104 क्वेश्चन है, फटाफट करना है और आपका रिवीजन भी होते रहे। टॉलेमी के अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? व्हाट इज द एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू टॉलेमी? टॉलेमी में देखिए पी साइलेंट होता है इंग्लिश में, पर टॉलेमी मत पढ़िएगा। चलिए, तो फर्स्ट में है पृथ्वी, सूर्य, आकाशगंगा, ब्लैक होल। तो याद रखिएगा, टॉलेमी की जो कॉन्सेप्ट थी उसमें पृथ्वी को केंद्र में रखा गया था, और इसीलिए यहाँ पर ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी को रखा गया था टॉलेमी ने। तो आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में किसने बताया? बिल्कुल बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आ रहा है। सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में किसने बताया? हु टोल्ड द सन इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स? ऑप्शन ए में कोपरनिकस, ऑप्शन बी में क्लॉडियस टॉलेमी, ऑप्शन सी में हर्शेल और ऑप्शन डी में पी हब्बल। इसका सही जवाब होगा कोपरनिकस। कोपरनिकस ने ही सूर्य सिद्धांत दिया था और सूर्य के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। फादर ऑफ सोलर सिस्टम भी बोला जाता है कोपरनिकस को। इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसने आकाशगंगा की संकल्पना दी? हु डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ गैलेक्सी? कॉन्सेप्ट ऑफ गैलेक्सी, कॉन्सेप्ट ऑफ गैलेक्सी किसने दिया? आकाशगंगा का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए में है कोपरनिकस, ऑप्शन बी में है क्लॉडियस टॉलेमी, ऑप्शन सी में हर्शेल, ऑप्शन डी में है पी हब्बल। तो हु अमंग द फॉलोइंग गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ गैलेक्सी? कोपरनिकस, क्लॉडियस टॉलेमी, हर्शेल एंड पी हब्बल। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, हालांकि अगर ऐसा आता तो सबसे पहले सौर मंडल आकाशगंगा का भाग है ऐसा कहा था हर्शेल ने, तो इस आधार पर हर्शेल को माना जा सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है?
अब देखिए फिजिक्स का भी पार्ट है और यह ज्योग्राफी का भी पार्ट है। तो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ ए समय, टाइम, बी में चाल स्पीड, सी में दूरी डिस्टेंस और डी में तरंग दैर्घ्य। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष का मतलब हुआ प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्तमान में ईश्वरीय कण, गॉड पार्टिकल, यहाँ याद रखेंगे, विच इज नॉन एज गॉड पार्टिकल, किसे गॉड पार्टिकल कहते हैं, ईश्वरीय कण के रूप में किसे जाना जाता है? ए प्रोटॉन, बी पॉजिट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन और डी हिग्स बोसॉन। बिल्कुल हाँ, इसमें बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, मैक्सिमम लोगों का सही जवाब आ रहा है। जिन जिन लोगों ने डी जवाब दिया, सही जवाब दिया, हिग्स बोसॉन इज नोन एज गॉड पार्टिकल। ये मॉडर्न फिजिक्स है जहां पर कि अब मौलिक कण के रूप में जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से आगे बढ़कर हिग्स बोसॉन का कॉन्सेप्ट आ गया है। और सबसे स्पीड, लाइट से भी ज्यादा स्पीड एक एलिमेंट की बात है जिसका क्वेश्चन आगे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसकी गति प्रकाश की गति से अधिक मानी जाती है? तो which of the following is considered to be more than the speed of light? इलेक्ट्रिनो, प्रोटीनो, न्यूट्रिनो, लघु रेडियो तरंगें। और अभी तुरंत मैंने बताया था जब हिग्स बोसॉन की खोज की गई तो इसी से रिलेटेड एक एलिमेंट आया जिसकी स्पीड मानी जा रही है लाइट की स्पीड से ज्यादा है। और आप लोग याद रखिएगा अभी तक जो मॉडर्न फिजिक्स का बेस है E = mc² है, जिसमें c लाइट स्पीड ऑफ लाइट है जो आइंस्टीन ने दिया है और उसी के बेसिस पर पूरा मॉडर्न फिजिक्स जो है कैलकुलेट किया गया है। लेकिन अगर ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कि लाइट की स्पीड से ज्यादा न्यूट्रिनो की स्पीड है तो सही आंसर सी होगा। न्यूट्रिनो की स्पीड मान दी जाएगी, पूरा मॉडर्न फिजिक्स फिर से रिक्रिएट करना पड़ेगा। चलिए तो ठीक है, और तो फिर हमारा पूरा का पूरा सिद्धांत ही चेंज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट करते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन हेतु पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? Who gave the earth-centered theory for the study of universe? कोपर्निकस, क्लैडियस टॉलेमी, हर्शेल, पी हब्बल। इस पर चर्चा हो चुकी है तो सभी लोग सही जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा क्लैडियस टॉलेमी। और एक चीज याद रखिएगा, यहीं पर इसी को जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। जियोसेंट्रिक हिंदी में भी गड़बड़ी हो जाती है कि जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट अवधारणा ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए क्लैडियस टॉलेमी ने दिया था। मिस्र यूनानी परंपरा के विद्वान थे टॉलेमी, जिन्होंने यह सिद्धांत दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन के संदर्भ में हेलियोसेंट्रिक अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? हु गेव द हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट विथ रेफरेंस टू द स्टडी ऑफ यूनिवर्स? फटाफट जवाब दीजिए। कोपर्निकस, क्लैडियस टॉलेमी, हर्शेल और पी हब्बल। तो हेलियोसेंट्रिक, वो जियोसेंट्रिक था, ये हेलियोसेंट्रिक है। इसका सही आंसर होगा ए, कोपर्निकस। याद रखेंगे, जियोसेंट्रिक यानी पृथ्वी को केंद्र में माना क्लैडियस टॉलेमी ने, हेलियोसेंट्रिक मतलब सूर्य को केंद्र में माना कोपर्निकस ने। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कोपर्निकसीय क्रांति क्यों कहते हैं? फर्स्ट समय पहली बार क्रांति शब्द का प्रयोग कोपर्निकसीय क्रांति के रूप में ही हुआ। क्यों? क्योंकि पहले से पादरी लोग मतलब चर्च ने स्वीकार कर लिया था ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। पहली बार चर्च को किसी ने चुनौती दिया, पता है, इसके विरुद्ध कोपर्निकस के विरुद्ध मृत्युदंड का आदेश जारी हो गया था। बोला गया ना ना गलती हो गया। बाद में लेकिन एक्सेप्ट किया गया कि नहीं, टॉलेमी का कॉन्सेप्ट गलत है, इसके कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीजें कैलकुलेट की गई है तो थियोरेटिकल लॉजिकल है, तो इसी को कोपर्निकसीय क्रांति कहते हैं। तो अब बता दीजिए कोपर्निकसीय क्रांति किस वर्ष को? इन विच ईयर कोपर्निकसीय रिवॉल्यूशन? 140 ईस्वी में टॉलेमी ने दिया था सिद्धांत जियोसेंट्रिक, और 1543 में कोपर्निकस ने दिया था हेलियोसेंट्रिक। इसी को कोपर्निकसीय क्रांति कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी,
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बताया सूर्य आकाशगंगा का भाग है? हु टोल्ड दैट कि सन इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे? किसने कहा था? कोपरनिकस, क्लॉडियस टोलेमी, हर्शेल, पी हब्बल। अभी तुरंत मैंने बताया था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आकाशगंगा का सिद्धांत तो ये हर्शेल ने बताया था। हर्शेल ने बताया था, ब्रिटिश जो भूगोलवेत्ता थे हर्शेल, अमेरिकी है पी हब्बल। अगला क्वेश्चन पे आइए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? बहुत सारे सिद्धांत हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति में, बिग बैंग थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी, फिर ओसिलेशन थ्योरी, तो बहुत सारे सिद्धांत हैं जिसमें सबसे पॉपुलर थ्योरी बिग बैंग थ्योरी। किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन है जॉर्ज लेमेंटेरे, थॉमस गोल्ड, हरमन बांडी, एलन संडेज। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है जॉर्ज एब लेमेंटेरे। एब भी दिया रहता है तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, जॉर्ज एब लेमेंटेरे। ये बेल्जियम के पादरी थे, इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दिया था, ठीक है। और ब्रह्मांड, और थॉमस गोल्ड और हरमन बांडी ने स्टेडी स्टेट थ्योरी दी थी, एलन संडेज ने ऑसिलेशन थ्योरी दी थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी दोलन सिद्धांत, ओसिलेशन सिद्धांत, हु हैड गिवन द ऑसिलेशन सिद्धांत टू द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स? जॉर्ज लेमेंटेरे, थॉमस गोल्ड, हरमन बांडी, एलन संडेज। अभी तुरंत बताया था, अगर आपको याद होगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा एलन संडेज, डी हो जाएगा एलन संडेज। इसको ऐसे भी याद रखेगा, संडे 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 आता है, मतलब फिर से रिपीट होता है, संडे संडे संडे, मतलब ओसिलेट करता है, दोलन करता है, एलन संडेज ओसिलेशन थ्योरी। इसी को और भी बोलते हैं, मतलब दोलन सिद्धांत कहते हैं, तो दोलन सिद्धांत दिया था एलन संडेज ने। अगला क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का व्यवस्थित अध्ययन करके बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है? फटाफट जवाब दीजिए। तो पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में अभी तो बार बार चर्चा हो चुकी है, कार्ल रिटर, क्लॉडियस टोलेमी, रेटिजेल, निकोलस कोपरनिकस। तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का है कि ब्रह्मांड के केंद्र में, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, टोलेमी ने बताया था, तो बी आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे जानिए, क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी के दृश्य पथ में, पृथ्वी से देखते हैं आकाश में तो दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास, तो डायमीटर ऑफ, हु शोड दैट डायमीटर ऑफ द यूनिवर्स कमिंग फ्रॉम द अर्थ टू 250 मिलियन लाइट ईयर्स, 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है? किसने कहा था? ए में है टोलेमी, बी में है हर्शेल, सी में है, हाँ कुछ लोग गलत जवाब दे रहे हैं, सी में है पी हब्बल और डी में है कोपरनिकस। बिल्कुल कुछ लोगों का सही जवाब है, सही जवाब होगा पी हब्बल। पी हब्बल अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने बताया कि हम लोग जो रात में देखते हैं ब्रह्मांड, उसका व्यास जो है 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। अगले क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन, तारे के मृत प्राय होने के क्रम में, आप लोग को पता है हाइड्रोजन मिलता है, हीलियम बनता है, तारे की उत्पत्ति होती है, हाइड्रोजन खत्म होता है, तारा ठंडा होना शुरू होता है, इसी को डेथ प्रोसेस ऑफ स्टार कहते हैं, तारे की मृत्यु कहते हैं। तो ठंडा होकर सबसे पहले लाल होता है, फिर अचानक विस्फोट होता है, उसके बाद दो स्थिति होती है, या तो द्रव्यमान 1.4 ms से ज्यादा होगा या 1.4 ms से कम होगा। तो ये पूरा थ्योरी पर कई बार क्वेश्चन एसएससी से लेकर यूपीएससी तक पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना होगा तारे के मृत प्राय होने के क्रम में प्रथम रूप कौन सा है? विच इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑर्डर ऑफ डाइंग ऑफ द स्टार? रेड जायंट, सुपरनोवा, ब्लैक ड्वार्फ एंड प्लेनेमस। फटाफट जवाब दीजिए। यस यस, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। सबसे पहले रेड जायंट होता है, सबसे पहले रक्त दानव होता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19, जीवाश्म तारा के रूप में किसे जाना जाता है? व्हिच इज नोन एज फॉसिल स्टार? व्हिच इज नोन एज फॉसिल स्टार। तो फॉसिल स्टार के रूप में, जीवाश्म तारा के रूप में किसे जाना जाता है? रक्त दानव, रेड जायंट, रेड जायंट, रक्त दानव, रेड जायंट, सुपरनोवा, सी में है श्वेत वामन, व्हाइट ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ एंड ब्लैक ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ। तो किस रूप में जाना जाता है? तो जीवाश्म तारा के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही आंसर होगा सी, श्वेत वामन को। बिल्कुल हाँ, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया, कई लोगों ने गलत जवाब दिया।
तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, तारे के जीवन चक्र का सही क्रम कौन सा है? अभी जो मैंने बताया था, सबसे पहले तारा ठंडा होता है, फिर विस्फोट होता है, फिर क्या स्थिति होती है? 4 ऑप्शन है, सुपरनोवा, ब्लैक होल, रक्त दानव, श्वेत वामन। यही याद रखें, सुपरनोवा, ब्लैक होल, रक्त दानव, रेड जायंट और व्हाइट ड्वार्फ। तो इसमें चारों में सबसे पहले कौन सा होगा? तो हाँ देखें आप लोगों का जो जवाब क्या है। नहीं, सी तो नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, जो बी लिखे हैं सही लिखे हैं, बी होगा। सबसे पहले रक्त दानव होगा, रेड जायंट होगा, फिर सुपरनोवा होगा, फिर उसके बाद व्हाइट ड्वार्फ या ब्लैक ड्वार्फ और एट लास्ट ब्लैक होल। तो ये सही है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद कर लीजिए पूरी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 21। सुपरनोवा के बाद जब एक विस्फोट होता है जिसको सुपरनोवा कहते हैं, सुपरनोवा के बाद चंद्रशेखर सीमा से एक लिमिट है, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा कि तारे का द्रव्यमान एक निश्चित द्रव्यमान का होता है। इसके बारे में एस चंद्रशेखर, भारतीय वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने बताया था, इसीलिए इसको चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। तो चंद्रशेखर लिमिट क्या है? 1.4 ms, 2.4 ms, 3.4 ms और 5.4 ms। ms का मतलब होता है मास ऑफ सन, मास ऑफ सन। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, 1.4 ms। जो भी एस दिए सही जवाब दिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। किसी तारा या सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये बच्चा वाला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, सबको पता है, गलत नहीं होना चाहिए, ब्लंडर नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अ स्टार और द सन? तो ए में है नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन, बी में नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, सी में नाभिकीय उत्सर्जन, न्यूक्लियर एमिशन, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का, नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 23। किसी तारे की मृत्यु होने का अर्थ क्या है? व्हाट डज इट मीन फॉर अ स्टार टू डाई? तारे में हीलियम की समाप्ति, एग्जॉशन ऑफ हीलियम इन स्टार। तारे में ऑक्सीजन की समाप्ति, एग्जॉशन ऑफ ऑक्सीजन इन स्टार। तारे में हाइड्रोजन की समाप्ति, तारे में विखंडन क्रिया की समाप्ति। तो एग्जॉशन ऑफ हाइड्रोजन और द एंड ऑफ फ्यूजन प्रोसेस इन द स्टार। इसका बिल्कुल सही जवाब, हाँ इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा सी, तारे में हाइड्रोजन की समाप्ति हो जाती है जिसे तारे की मृत्यु कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए, तारे की मृत्यु के क्रम में सबसे पहले लाल रंग की अवस्था क्या कहलाती है? अभी कई बार चर्चा होगी, ये इजी क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन, सब सही जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। तो यहाँ पर काला वामन, लाल वामन, श्वेत वामन, रक्त दानव। तो ये थोड़ा सा करेक्शन नहीं हो पाया। ब्लैक ड्वार्फ, रेड ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ एंड रेड जायंट। तो सही आंसर हो जाएगा डी, रक्त दानव। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक घनत्व वाला खगोलीय पिंड कौन सा है? तो विच सेलेस्टियल बॉडी इज हाईएस्ट डेंसिटी? डॉग स्टार, क्वेसर, ब्लैक होल, प्लेनेमस। अभी समय हम लोग के पास कम है, अदरवाइज मैं चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करता, वो अगले एग्जाम के लिए हम लोग करेंगे। अभी केवल जो है आपका मैं देख ले रहा हूं कि आप लोग कितना सही कर पाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होता है ब्लैक होल का होता है, और सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है ना, ऊर्जा, वो क्वेसर में मानी जाती है, क्वेसर। डॉग स्टार जो है सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है। तो सही आंसर होगा ब्लैक होल, कृष्ण छिद्र। अगला देखिए, तारे का रंग किसका सूचक है? बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, सब लोग सही जवाब देंगे, बिल्कुल सही जवाब देंगे। हाँ नहीं, जल्दी जल्दी इसीलिए भगा रहा हूं क्योंकि इसका रिवीजन आप लोग फटाफट कीजिएगा, क्योंकि अब अभी समय फाउंडेशन का नहीं है, अभी समय है फटाफट स्टडी का। तो फटाफट हो रहा है, फिर से दोबारा आप देख लीजिएगा। और एक बुक ब्रह्मांड वाली कोई भी किताब, जैसे कि महेश कुमार बर्णवाल का भी ब्रह्मांड और जो ग्रह वाला सेक्शन है, उसको पढ़ करके एक बार और इसको देख लीजिएगा वीडियो को, तो पूरा चैप्टर, पूरा पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तारे का रंग किसका सूचक है? तारे का रंग किसका सूचक है? तो दूरी का, तापमान का, आयु का, उत्सर्जन क्षमता का। व्हाट डज द कलर ऑफ स्टार इंडिकेट्स? डिस्टेंस, टेम्परेचर, एज और एक्सक्रीटरी कैपेसिटी। बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल। तो तारे का रंग किसका सूचक है? तो तारे का रंग, देखिए तारे का रंग जो है वो तापमान का सूचक है। और याद रखेंगे जब कम तापमान रहता है तो वो रेड रहता है, ज्यादा तापमान होता है तो धीरे धीरे रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो, येलो से व्हाइट, व्हाइट से ब्लू होता जाता है। तो ब्लू जो होता है काफी ज्यादा गर्म होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तापमान। अगले क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से मृत प्राय तारा, तारा जब मृत होता है तो मृत प्राय तारा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, डाइंग स्टार के रूप में, मृत प्राय तारा के रूप में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स का है, इंपॉर्टेंट है। रक्तदानव, सुपरनोवा, श्वेत वामन और काला वामन। इसका सही आंसर होगा, हाँ इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? तो इसका होगा कि मृत प्राय तारा के रूप में सुपरनोवा को जाना जाता है। सुपरनोवा इज नोन एज डाइंग स्टार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, क्वेश्चन नंबर 28। चंद्रशेखर सीमा से अधिक की स्थिति क्या होती है? यानी 1.4 ms जो किया, मास ऑफ सन। जब तारे की मृत्यु होती है तो तारा का द्रव्यमान 1.4 ms से या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। यानी कि और इस क्रम में जब चंद्रशेखर सीमा से ज्यादा होता तो क्या बनता है? न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा, सुपरनोवा, श्वेत वामन और काला वामन। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका न्यूट्रॉन तारा हो जाएगा। न्यूट्रॉन तारा, इसी को पल्सर भी कहते हैं, पल्सर भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन तारा का अन्य नाम क्या है? अभी तुरंत मैंने बताया न्यूट्रॉन तारा, यानी अब तारे की मृत्यु होती है। अभी ग्रह वाला सेक्शन आएगा तो आप लोग को आसान लगने लगेगा। थोड़ा यूनिवर्स में ढेर सारे पॉइंट्स हैं और मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग जो है ब्रह्मांड वाला सेक्शन किसी भी बुक से, सर वाली बुक से, रंजीत सर वाली बुक से, या फिर आप जो है जो घटना चक्र वाली बुक से ब्रह्मांड वाले सेक्शन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा, आपको काफी लाभ मिलेगा। फटाफट, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। इसका न्यूट्रॉन तारा का अन्य नाम पल्सर है, पल्सर है। न्यूट्रॉन तारा को पल्सर भी कहा जाता है। ब्लैक होल, हाँ अब जो क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है। ब्लैक होल, कृष्ण छिद्र। तारे की जब मृत्यु होती है ना तो वो तारा का द्रव्यमान काफी बढ़ जाता है, केवल उसमें न्यूट्रॉन शेष बच जाता है, तो उसका डेंसिटी हाई हो जाता है, उसी को ब्लैक होल कहते हैं। अब फाउंडेशन में ये सब चीजें एकदम पूरी तरह से दिमाग में बैठा दी जाती है। अभी फाउंडेशन नहीं हो रहा, अभी हम लोग 8 मई को टारगेट कर रहे हैं, जो बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं उनका रिवीजन करवा रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा फाउंडेशन वाले थोड़ा सब्र रखेंगे। ब्लैक होल की संकल्पना किसने दी थी? ए में हर्शेल, बी पी हब्बल, सी में जॉन व्हीलर, डी में कास्टे द बफन। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आया मैक्सिमम लोगों का, तो इसका हो जाएगा जॉन व्हीलर। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सबसे गर्म तारे का सूचक है? अभी तुरंत मैंने बताया था कि तारे का रंग उसके तापमान का सूचक है, और सबसे गर्म का सूचक कौन सा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर इंडिकेट्स द टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट स्टार? तो याद रखेंगे, ए में रेड, बी में ऑरेंज, सी में येलो और व्हाइट, और डी में ब्लू, ब्लू। सही जवाब दीजिए, सबसे गर्म। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है नीला। ये ऐसे भी याद रखिएगा, जो ब्लू है, ब्लू से कम जो होता है वो ब्लू व्हाइट होता है, ब्लू व्हाइट, और ब्लू व्हाइट से कम जो होता है वो व्हाइट होता है, व्हाइट से कम जो होता है येलो होता है, येलो से कम जो होता है वो ऑरेंज होता है, और ऑरेंज से कम जो होता है, ऑरेंज से कम जो होता है वो रेड होता है, रेड। ये याद रखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में सबसे गर्म ब्लू होता है। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 32। सौर मंडल के बाहर जुड़वां खगोलीय पिंड, तो ये सोलर के बारे में ट्विन सेलेस्टियल बॉडीज के रूप में किसे जाना जाता है? एक पॉइंट दे दिया था तो उसको याद रखेंगे, प्लेनेमस को, प्लेनेमस को डॉग स्टार, क्वेसर, ब्लैक होल और प्लेनेमस है, तो इसमें प्लेनेमस आंसर हो जाएगा। प्लेनेमस को जुड़वां खगोलीय पिंड बोलते हैं, एक जैसा ही दो दिखता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। सुपरनोवा के बाद 1.4 ms से अधिक द्रव्यमान होने पर किस खगोलीय पिंड का निर्माण होता है? 1.4 ms से अधिक होने पर, ये बार बार आ गया है, ये तो सही जवाब आप लोग को याद ही हो गया होगा। तो रक्तदानव, न्यूट्रॉन तारा या पल्सर, श्वेत वामन, काला वामन।
तो इसका जब 1.4 ms से ज्यादा होता है ना, तो बाहर का, देखिए एक चीज याद रखिएगा, तारे की जब मृत्यु होती है तो हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, हाइड्रोजन प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन जब खत्म हो जाता है तो हाइड्रोजन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को पकड़े रहता है, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है और बीच में न्यूट्रॉन होता है। तो अब जब प्रोटॉन खत्म हो गया तो वहां केवल न्यूट्रॉन बचता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पकड़ के प्रोटॉन था नहीं, ज्यादा बड़ा साइज हो गया तो इलेक्ट्रॉन भी भाग गया, बच गया केवल न्यूट्रॉन, इसीलिए उसको न्यूट्रॉन तारा कहते हैं, इसीलिए उसको पल्सर कहते हैं। क्लियर? चलिए अगले में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34, सूर्य के बाहरी सतह को क्या कहते हैं? अब बहुत लोग रट्टा मारे रहते हैं, इसमें देखते हैं कि सही जवाब आप लोग क्या देते हैं कि सूर्य के बाहरी सतह को क्या कहते हैं? पायरोस्फीयर, लिथोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर। तो देखते हैं कि कितने लोग सही जवाब देते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका सही आंसर होगा कुछ लोग सही आंसर दे रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं, बाहरी सतह को, सूर्य के बाहरी सतह को। वो तो लिथोस्फीयर तो पृथ्वी का बाहरी सतह है, स्टेनोस्फीयर पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा वाला जो पार्ट है, तरल भाग है, उसको बोलते हैं। सूर्य का आंतरिक भाग को पायरोस्फीयर कहते हैं और बाहरी भाग को क्रोमोस्फीयर कहते हैं। एक्चुअली पृथ्वी, इस पे आगे भी क्वेश्चन है, तो सूर्य के बाहरी सतह को ये 4 ऑप्शन रहेगा तो क्रोमोस्फीयर हो जाएगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस सारे क्वेश्चन को मैंने डाल दिया है रेटजेल के अनुसार। ये थोड़ा सा एक हार्ड क्वेश्चन है, रेटजेल, ये जर्मन विद्वान थे। रेटजेल के अनुसार लेवेंस्ट्रोम वह भौगोलिक क्षेत्र होता है। अकॉर्डिंग टू रेटजेल, लेवेंस्ट्रोम, इसको रट जाइए, ये भी पूछा प्रीवियस ईयर्स का है। लेवेंस्ट्रोम इज द ज्योग्राफिकल एरिया इन व्हिच जीवों का विनाश होता है, द लिविंग बीइंग्स आर डिस्ट्रॉयड, जीव की उत्पत्ति प्रतिकूल होती है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज अनफेवरेबल, जीवों का विकास होता है, ऑर्गेनिज्म डेवलप, जीवों की अनुपस्थिति होती है, देयर इज एन अब्सेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये जवाब मैं बता दे रहा हूं, लेवेंस्ट्रोम जो विचारधारा है उसके अंतर्गत वो भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जीवों का विकास होता है, सी आंसर होगा। याद कर लीजिए, रेटजेल ने कहा था, रेटजेल को फादर ऑफ पॉलिटिकल ह्यूमन ज्योग्राफी भी बोलते हैं, राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक और मानव भूगोल का जनक भी बोलते हैं। हालांकि फिर मानव भूगोल का अलग जनक है, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आइए, अगला क्वेश्चन है गोल्डीलॉक्स जोन के विषय में क्या असत्य है? गोल्डीलॉक्स जोन, पहले तो याद रखिएगा गोल्डीलॉक्स जोन कहते किसे हैं? ऑप्शन यहाँ 4 है। व्हाट इज फॉल्स अबाउट गोल्डीलॉक्स जोन? इट इज अ पार्ट ऑफ अराउंड द स्टार, यह तारे के चारों ओर कोई एक भाग होता है, इसमें जीवन की उत्पत्ति की दशाएं पाई जाती हैं। इट कंटेन्स द कंडीशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ, द अर्थ इज लोकेटेड इन दिस पार्ट ऑफ सन, सूर्य के इसी भाग में पृथ्वी अवस्थित है। इसकी जानकारी जॉन व्हीलर ने दी थी। दिस इंफॉर्मेशन वॉज गिवन बाय जॉन व्हीलर। तो इसका सही जवाब मैं बता दे रहा हूं, इसका सही जवाब है डी, गलत है, जॉन व्हीलर ने नहीं दिया था। इससे रिलेटेड बहुत सारे विद्वान हैं। किसी तारे के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें जीवन की दशाएं पाई जाती हैं, उसी में जो जीवन की परिस्थितियां पाई जाती हैं, इसी के अंतर्गत याद रखिएगा सूर्य के चारों ओर जो एरिया है गोल्डीलॉक्स जोन, जिसमें पृथ्वी अवस्थित है, तो पृथ्वी अवस्थित है, तो बाकी 3 कथन इसका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। सूर्य का बाहरी भाग जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसे अगर पूछेगा, सूर्य के बाहरी सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन यहाँ वो क्वेश्चन पूछ रहा है सूर्य का बाहरी भाग जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, ए कोरोना, बी फोटोस्फीयर, सी क्रोमोस्फीयर और डी सोलर स्पॉट। अब इसी में देखिए क्वेश्चन 3 तरह से पूछ सकता है। बिल्कुल सही जवाब, जो लोग ए जवाब दे रहे हैं सही जवाब दे रहे हैं। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है कोरोना। अब सूर्य के बाहरी सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटोस्फीयर का भी 2 पार्ट है। फोटोस्फीयर का जो बाहरी भाग होता है उसको क्रोमोस्फीयर कहते हैं, क्रोमोस्फीयर। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे ना कि सूर्य का सबसे बाहरी सतह कौन सा है, तो सबसे बाहरी सतह क्रोमोस्फीयर है, इसके नीचे फोटोस्फीयर होता है, और सूर्य का जो आंतरिक भाग है उसको पायरोस्फीयर कहते हैं। तो ऐसे एक याद रखेगा, लेकिन सूर्य ग्रहण के समय जो दिखाई देता है उसको कोरोना कहते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। सौर ज्वाला के कारण
सौर ज्वाला, देखिए सूर्य से कभी कभी कुछ भाग सूर्य से अलग हो जाता है, इसके कारण से सूर्य पर एक काला धब्बा बनता है, तो वही पूछ रहा है, जो भाग सूर्य से अलग होता है इसको सौर ज्वाला कहते हैं, सोलर फ्लेयर कहते हैं। तो सौर ज्वाला बनने से किसका निर्माण होता है? तो ए है कोरोना, बी है फोटोस्फीयर, सी है क्रोमोस्फीयर, डी है सोलर स्पॉट। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। हाँ, ये जो आपका रिएक्शन है कि आईएएस बना के ही जवाब, हाँ सर हम लोग को आईएएस ही बना देंगे। देखिए अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कीजिएगा तो कहीं सक्सेस नहीं मिलेगी, और अगर आप आईएएस की तैयारी कीजिएगा तभी कहीं सक्सेस मिलने की संभावना। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 6,05,000 स्टूडेंट फॉर्म भरा है, तो क्या समझते हैं हंसी मजाक में रिजल्ट ले लेंगे? तो एक बात जान लीजिए, हम लोग जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो रियलिटी बताते हैं, नहीं तो कुछ लोग कॉमेडी करने भी यूट्यूब पे आते हैं और वही लोग आपको पसंद पड़ते हैं। तो ऐसा कमेंट करके आप अपने स्तर को प्रकट मत कीजिए, क्योंकि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और ये आसान नहीं है, हंसी मजाक नहीं है। जब तक हार्ड स्टडी, मतलब कि जब तक हार्ड लेबर नहीं कीजिएगा तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी। छोटा गोल रहेगा, चूकने की संभावना रहेगी, बड़ा गोल रहेगा, कहीं न कहीं जरूर लगेगा। अगर आईएएस की तैयारी कीजिएगा तो सक्सेस के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। हम लोगों को नौकरी के लिए सोचना नहीं पड़ा था, कई नौकरियों को छोड़ दिया, तो इसीलिए ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो बड़ा जब तक लक्ष्य नहीं रखिएगा तब तक जो है सक्सेस नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ग्रुप डी में 1.5 करोड़ लोग बैठते हैं। अब यही कारण देख लीजिएगा कि ग्रुप डी में भी देखिए ना, रिजल्ट उनका ही हो रहा है जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। तो ऊपर की तैयारी कीजिए तब जाके नीचे वाला होगा। सौर ज्वाला के कारण किसका निर्माण होता है? तो सौर ज्वाला के कारण सोलर स्पॉट का निर्माण होता है। सूर्य पर काला धब्बा बनता है जिसको सोलर स्पॉट कहते हैं। कंपैरेटिवली ठंडा भाग होता है। अगला क्वेश्चन 39, सौर कलंक चक्र बनने में औसतन प्रक्रिया में कितना समय लगता है? मैंने अभी बताया था कि सूर्य से जब कोई भाग अलग होता है इसको सौर ज्वाला कहते हैं। सौर ज्वाला बनने से क्या होता है कि यहाँ सौर कलंक बनता है, सोलर स्पॉट बनता है। और ये सौर ज्वाला जब पृथ्वी के वायुमंडल में जाता है तो रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसे ध्रुवीय क्षेत्रों में देखा जाता है, जिसको ध्रुवीय प्रकाश अरोरा लाइट कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है प्रत्येक कितने वर्षों पे अंतराल पे होता है, इसी को सौर कलंक चक्र कहते हैं। 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष। तो हाँ बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 11 वर्ष। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 39 के बाद हम लोग 40 पे चलते हैं। सूर्य का अपेक्षाकृत ठंडा भाग कौन सा है? द रिलेटिव कोल्ड पार्ट ऑफ सन इज कोरोना, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड सोलर स्पॉट। तो सूर्य का अपेक्षाकृत ठंडा भाग, अभी इसको देखते ही पता चल जाएगा कि सबसे ठंडा भाग सोलर स्पॉट है, सौर कलंक है। इसी को हिंदी में बोलते हैं सौर कलंक। कंपैरेटिवली जो कूलेस्ट पार्ट, जैसे कि अगर फोटोस्फीयर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है तो ये अपेक्षाकृत लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस कम, इससे कम गर्म होता है। इसी को बोलते हैं सौर कलंक। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 41। सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग कितना डिग्री सेल्सियस है? सूर्य का जो बाहरी सतह है फोटोस्फीयर, उसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। कहीं कहीं 6000 केल्विन भी रहता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, 270 का अंतर है। 6000 में 270 गायब हो जाएगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। तो कितना है? तो यहाँ पर 1 से 2 मिलियन, 1 मिलियन से कम, 10 से 15 मिलियन और 150 से 200 मिलियन। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया। मैक्सिमम लोगों का सही जवाब है कि सी आंसर होगा। लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस या 15 मिलियन केल्विन भी दिया रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 270 ऐसे ही उसमें गायब हो जाएगा। कई जगह पर होता है कि केल्विन में दिया रहता है, तो अबाउट में है, लगभग में है, इसीलिए यहाँ वो 270 लगभग में खत्म हो जाएगा। 6000 में 270। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। अब वही अगर फ़ारेनहाइट में रहेगा तो 27 मिलियन फ़ारेनहाइट। चलिए आगे करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 42, सूर्य का आयतन पृथ्वी से लगभग कितना गुना अधिक है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 3 लाख गुना, 13 लाख गुना, 30 लाख गुना, 130 लाख गुना, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, जो सूर्य का आयतन है पृथ्वी के आयतन से लगभग 13 लाख गुना अधिक है, यानी 13 लाख पृथ्वी सूर्य में आ जाएगी, तो 13 लाख गुना अधिक है। बिल्कुल सही जवाब है, 13 लाख गुना अधिक है। अगला क्वेश्चन पाइए, सूर्य का व्यास कितना है? और 13 लाख भी नहीं, वहां पर लगभग में 13,92,000 में दिया रहता है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, तो सूर्य का व्यास कितना है? 3,32,000, 5,52,000, 7,11,000, 13,92,000 किलोमीटर। तो इसका कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लगभग 13,92,000 किलोमीटर। फटाफट फटाफट कीजिए, सूर्य का व्यास, सूर्य का व्यास। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 44, वॉन एलन पट्टी कहां पाया जाता है? वॉन एलन पट्टी, फटाफट फटाफट बताइए। वॉन एलन पट्टी, बहुत कम लोगों ने सही जवाब आएगा। जानते हैं, मतलब कि सूर्य से आवेशित कण पृथ्वी पर आता रहता है और वो एक एरिया में पृथ्वी के चारों ओर जमा हो जाता है, उसका वॉन एलन ने उसका पता लगाया था, इसीलिए उसको वॉन एलन पट्टी बोलते हैं। ध्रुवों पर, अंतरिक्ष में, सभी जगह, समुद्री क्षेत्रों में, विषुवत रेखा के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, जिन जिन लोगों ने डी जवाब दिया, सही जवाब दिया, वॉन एलन पट्टी विषुवत रेखा के ऊपर पाया जाता है। वॉन एलन पट्टी, आवेशित कणों की पट्टी। अगला क्वेश्चन पाइए, अरोरा प्रकाश कहां दिखाई पड़ता? अभी तुरंत मैंने बताया था, अगर याद होगा तो। अरोरा प्रकाश, जो सौर ज्वाला जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसे ध्रुवों पर देखा जा सकता है, इसीलिए उसको ध्रुवीय प्रकाश या अरोरा लाइट कहते हैं। चलिए, ए है ध्रुवों पर, बी है अंतरिक्ष में सभी जगह, सी में है समुद्री क्षेत्रों में, डी है पृथ्वी विषुवत रेखा के ऊपर। फटाफट बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, ए है ध्रुवों पर। ये तो कोई गलत करेंगे तो ब्लंडर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है? इजी क्वेश्चन, सब लोगों का सही जवाब आना चाहिए। लॉलीपॉप क्वेश्चन है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 30 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 300 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और 3,000 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 46 का। बिल्कुल बिल्कुल सही है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगला में आइए, अगला क्वेश्चन, सूर्य की आयु लगभग कितनी है? यह भी लगभग लोगों का सही जवाब रहेगा। सूर्य की आयु लगभग कितनी है? तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द सन? 1 बिलियन ईयर्स, 5 बिलियन ईयर्स, 9 बिलियन ईयर्स और 12 बिलियन ईयर्स। अप्रोक्सीमेट में बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, जो भी दे रहे हैं। बी 5 मिलियन। यही भी याद रखें, पृथ्वी की आयु 4.6, 4.6 अरब वर्ष, बिलियन ईयर्स, और इस पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3.5 अरब वर्ष, मतलब एक कोशिकीय जीव आया था। चलिए अगले क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 के बाद क्वेश्चन नंबर 48, भूमध्य रेखा के सापेक्ष पृथ्वी की घूर्णन कितनी होती है? यानी भूमध्य रेखा के सापेक्ष 15 दिन, 25.38 दिन, 48.21 दिन और 73 दिन। तो फिर जो, हाँ एक चीज याद रखिएगा, सूर्य भी घूमता है। वो अलग बात है कि हम लोग को पता नहीं चलता, हम लोग को लेकर के सूर्य अपने अक्ष पे भी घूमता है और सूर्य पृथ्वी को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भी घूमता है, तो वहीं पर है। तो सूर्य का द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द सन विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेटर इज, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है 25.38 दिन, 25.38 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इसरो के द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए छोड़ा गया उपग्रह, द सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो टू स्टडी द सन। तो लूनर प्रोब, आदित्य, सोलर प्रोब, तेज। फटाफट दीजिए सही जवाब, बहुत ही बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें इसरो ने छोड़ा सूर्य के अध्ययन के लिए, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, सी है आदित्य। आदित्य उपग्रह छोड़ा गया है सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। फटाफट कर रहे हैं, 104 क्वेश्चन है, तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जो लोग नहीं पढ़े तो एक बार और पढ़ करके और तब फिर बनाइएगा, मजा आएगा।
और ये पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। ग्रह के विषय में चलिए अब प्लेनेट के बारे में आते हैं, और प्लेनेट के बारे में मैक्सिमम लोग बहुत कुछ जानते हैं, तो अब थोड़ा मजा आएगा कि प्लेनेट के बारे में, ग्रह के विषय में क्या सही है। व्हाट इज द फॉल्स, असत्य पूछ रहा है, व्हाट इज फॉल्स अबाउट द प्लेनेट। यह एक खगोलीय पिंड होता है, इट इज अ सेलेस्टियल बॉडी, यह तारे की परिक्रमा करता है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द स्टार, इसकी अपनी ऊर्जा और प्रकाश नहीं होती है, इट हैज नॉट हैव इट्स ऑन एनर्जी एंड लाइट, और इसकी अपनी कक्षा होती है, इट हैज इट्स ऑन ऑर्बिट। तो ये फटाफट बताइए। तो इसका जवाब देखते हैं कितने लोग देते हैं। जिन जिन लोगों ने ई आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया, क्योंकि खगोलीय पिंड होता है, तारे की परिक्रमा करता है, अपनी ऊर्जा और प्रकाश नहीं होती है, और अपनी कक्षा भी इसकी नहीं होती है। अपवाद बृहस्पति जिसके पास अपनी ऊर्जा है, इसीलिए उसको जो है स्टार लाइक प्लेनेट भी बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। सारा सही था तो कोई असत्य नहीं है। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालने का कारण क्या था। चलिए ये उसी पिछले क्वेश्चन में ही इसका जवाब छिपा हुआ है कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालने का कारण क्या। आप लोगों को पता होगा 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। 2006 से पहले 9 प्लेनेट होते थे, अब 8 प्लेनेट हैं। तो कम द्रव्यमान के कारण, धीमी परिक्रमण गति के कारण, अपनी ऊर्जा के कारण, अपनी कक्षा नहीं होने के कारण। बिल्कुल फटाफट सही जवाब। आप लोग तो बहुत तेज हैं। चलिए तो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया क्योंकि इसकी अपनी कक्षा नहीं थी, अपना घर नहीं था, ये नेपच्यून के घर में घुस जाता था, इसीलिए इसको बोला चलो निकलो, बाहर निकलो। तो ये याद रखिएगा, ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था। 2006 में 2 निर्णय लिए गए थे। एक तो हाँ, उस पर हम लोग आगे आएंगे कि दूरबीन का आविष्कार किया था किसने। दूरबीन का टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। टेलीस्कोप के आविष्कार के कारण से जो 2009 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल वर्ष के रूप में मनाया गया था। 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, तो गैलीलियो को समर्पित करके 2009 को, यानी कि 400 साल पूरा हुआ, तो 2009 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल वर्ष घोषित किया गया और इसको प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक 2006 में कहाँ हुई थी। ये 2 निर्णय लेने के लिए, प्राग में, जेनेवा में, पेरिस में, स्टॉकहोम में। तो याद रखिएगा, तो यह जो लिया गया था निर्णय, कहाँ लिया गया था, अंतर्राष्ट्रीय खगोल वर्ष बनाने का और प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालने का। तो यह बैठक हुई थी, बिल्कुल सही जवाब है। यह बैठक हुई थी कहाँ पर, प्राग में यह बैठक हुई थी। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 53, अंतर्राष्ट्रीय खगोल वर्ष के रूप में मनाया गया किस वर्ष को। इसका जवाब तो मैंने पहले ही दे दिया, तो सभी लोग सही जवाब देंगे। तो ए में है 2000, 2006, 2009 और 2012। फटाफट सही जवाब दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल वर्ष के रूप में किस वर्ष को मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल वर्ष के रूप में 2009 को मनाया गया। बिल्कुल सही जवाब, 2009 को मनाया गया। अगला क्वेश्चन आइए। बौने ग्रह में कौन शामिल नहीं है। बौना ग्रह, आप लोगों को पता होगा 2006 के बाद प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, उसको बौना ग्रह घोषित कर दिया गया और तब बौना ग्रह में कई ग्रह आ गए। तो कौन बौने ग्रह में शामिल नहीं है, प्लूटो के अलावा कौन नहीं शामिल है। ए में है बुध, सी में है जेना, बी में है प्लूटो और डी में है सीरीस। तो याद रखेंगे, बिल्कुल ये तो इजी सा क्वेश्चन है। सब लोग व्हिच वन ऑफ द इज नॉट इंक्लूडेड इन द ड्वार्फ प्लैनेट। तो बिल्कुल सही आंसर ए बुध हो जाएगा, क्योंकि प्लूटो, जेना, सीरीस और इसके बाद जो है एक और है कैरोन या इसी को सेरोन भी बोलते हैं, सेरोन या कैरोन। ये 4 अभी बौने ग्रह हैं, प्लूटो, जेना, सीरीस, कैरोन या सेरोन। तो ये 4 बौने ग्रह हैं, बाकी 8 ग्रह हैं। 9 ग्रह से 8 ग्रह हो गया।
अपवाद स्वरूप कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम परिक्रमा करता है? देखें इसका सही जवाब क्या देते हैं। इसका सही जवाब क्या देते हैं? बुध, शुक्र, अरुण, वरुण। एक्सेप्शनली जैसे पृथ्वी और बाकी ग्रह जो है वो पश्चिम से पूरब घूमता है, इसीलिए सूर्य पूरब से उगता हुआ नजर आता है। लेकिन बाकी ग्रह उल्टा, दो ग्रह ऐसे हैं जो उल्टा घूमते हैं। चलिए इसमें से कौन है वो? एक ही है या दो है? हाँ बिल्कुल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर, हाँ कुछ लोगों ने सही जवाब दिया, इसका आंसर ई होगा। याद रखिएगा शुक्र और अरुण ये दो ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम घूमते हैं, बाकी जितना ग्रह है सब पश्चिम से पूरब घूमता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ई, एक से अधिक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? तो देखिए याद रखिएगा कि सौर मंडल के, याद रखेंगे कि जो सूर्य है ना, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमते हैं तो इसमें से कुछ ग्रह नजदीक हैं और कुछ ग्रह दूर दूर हैं। याद रखेंगे जैसे है ना बुध, शुक्र, हाँ बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो याद रखेंगे जो ये आंतरिक ग्रह है ये बाह्य ग्रह है। यहाँ पर है कि कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? फटाफट जवाब दीजिए। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है डी, बृहस्पति। बृहस्पति बाहर, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बाहरी ग्रह है, ये आंतरिक ग्रह है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य ग्रह नहीं है? ये तो बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे देंगे, इसका जवाब आप लोग दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। तो कौन बाह्य ग्रह नहीं है आप पूछ रहा है? ये आउटर प्लेनेट नहीं है। पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण। तो इसमें क्या हो जाएगा? आंतरिक ग्रह जो बाह्य है, बाह्य में चार है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो अरुण बाह्य ग्रह है और शनि बाह्य ग्रह है, मंगल बाह्य ग्रह नहीं है, पृथ्वी बाह्य ग्रह नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जिन जिन लोगों ने ई जवाब दिया सही जवाब दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टानी ग्रह है? याद रखिएगा जो आंतरिक ग्रह है उसको पृथ्वी समान ग्रह, चट्टानी ग्रह, छोटे ग्रह कहते हैं, बौने ग्रह, छोटे ग्रह कहते हैं। और जो बृहस्पति के समान है तो उसको बृहस्पति ग्रह, बड़े ग्रह ग्रेट प्लेनेट्स बोलते हैं, और उसको बाहरी ग्रह बोलते हैं। तो यहाँ पर है कौन सा? चट्टानी ग्रह है, यानी आंतरिक ग्रह को ही चट्टानी ग्रह भी बोलते हैं, पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। तो देख लीजिए इसमें कौन सा है? यूरेनस, मार्स, सैटर्न, नेपच्यून। हिंदी वालों के साथ धोखा हो जाता है कि देवनागरी लिपि में लिख देगा इंग्लिश वाला टर्म। चलिए हाँ बिल्कुल सही आंसर है बी, चट्टानी ग्रह है। अर्थ लाइक प्लेनेट कौन सा है? तो मंगल, मार्स है। तो इसका हो जाएगा आंसर बी। अगले क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय ग्रह है? गैसीय ग्रह यानी कि चार ग्रह जो है, जो बाहरी ग्रह है वो गैसीय ग्रह है, जो आंतरिक ग्रह है वो चट्टानी ग्रह है। तो मरकरी, वीनस, जुपिटर, मार्स। फटाफट जवाब दीजिए। तो इसमें सही जवाब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो विच इज द गैसियस प्लेनेट? कौन सा गैसियस प्लेनेट है? मरकरी, वीनस, जुपिटर, मार्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुपिटर, क्योंकि मरकरी, वीनस और मार्स ये तीनों पार्थिव ग्रह है, चट्टानी ग्रह है, आंतरिक ग्रह है। तो अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 60। आंतरिक ग्रह के विषय में क्या असत्य है? व्हाट इज द फॉल्स अबाउट इनर प्लेनेट? छोटे ग्रह, आंतरिक ग्रह को छोटे ग्रह भी बोलते हैं, जोवियन ग्रह, पार्थिव ग्रह, चट्टानी ग्रह। फटाफट जवाब दीजिए अभी तुरंत, इसके बारे में मैंने बता दिया है। तो इसका सही जवाब आप लोगों से आना चाहिए। व्हाट इज फॉल्स अबाउट द इनर प्लेनेट? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, जोवियन प्लेनेट नहीं है। जो आंतरिक ग्रह है ये छोटे ग्रह हैं, पार्थिव ग्रह हैं, इसी को टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, चट्टानी ग्रह भी बोलते हैं। लेकिन जोवियन ग्रह किसको बोलते हैं? बृहस्पति ग्रह किसको बोलते हैं? तो बाह्य ग्रह को बोलते हैं बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह बोलते हैं बाह्य ग्रह को। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 61। ग्रेट प्लेनेट्स में कौन सा शामिल नहीं है? अब देखिए अभी मैंने बता दिया, ये आप फटाफट में जवाब दे दीजिए। तो ग्रेट प्लेनेट्स में मार्स, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न।
तो विच वन इज इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रेट प्लैनेट्स। तो जो बाह्य ग्रह हैं उनको बड़े ग्रह भी बोला जाता है, ग्रेट प्लैनेट्स भी बोला जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब आपका ए, मार्स जो है, मार्स ग्रेट प्लैनेट में, ग्रेट प्लैनेट में 4 ही है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अगला आइए क्वेश्चन नंबर 62, टेलीस्कोप की खोज कब की गई थी? अभी तुरंत मैंने बताया था, बिल्कुल सही जवाब दीजिए, टेलीस्कोप की खोज कब हुई थी? तो टेलीस्कोप वाज डिस्कवर्ड इन व्हिच ईयर? 1609, 1687, 1781 और 1846। इसके बाद जो है ब्रह्मांड का अध्ययन आसान हो गया। तो ये टेलीस्कोप की खोज कब की गई थी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, 1609 ईस्वी में। इसी का 400 साल पूरा हुआ 2009। तो 2009 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल वर्ष के रूप में मनाया गया था, टेलीस्कोप की खोज के 400 साल पूरे होने के। और टेलीस्कोप की खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। सौर मंडल में किस ग्रह की घूर्णन गति उसकी परिक्रमण गति से अधिक होती है? मतलब जितना देर में वो अपना चक्कर लगाता है, हाँ उतना देर में वो सूर्य का भी चक्कर नहीं लगा पाता है। यही है, घूर्णन अवधि परिक्रमण अवधि से अधिक होती है। मतलब सबसे धीमा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए, व्हिच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम हैज लॉन्गर पीरियड ऑफ रोटेशन देन इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन? ए बुध, बी शुक्र, सी बृहस्पति और डी मंगल। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। नहीं, गलत जवाब है। इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। जो शुक्र का जो है रोटेशन पीरियड जो है वो 243 वर्ष है, और जबकि इसका 243 दिन है, जबकि इसका रिवॉल्यूशन पीरियड 225 दिन है। तो 225 दिन में पृथ्वी की, जैसे कि पृथ्वी अक्ष पर 24 घंटा में घूमती है ना, और सूर्य के चारों ओर 365 दिन में घूमती है। लेकिन शुक्र जो है 225 दिन में सूर्य के चारों ओर घूम जाता है, लेकिन अपना चक्कर लगाने में बहुत टाइम लगाता है, 243 दिन। इसका आंसर होगा बी, सबसे धीमा ग्रह है। ठीक है, और अगले पे चलते हैं। शुक्र के विषय में क्या सत्य है? व्हाट इज द फॉल्स अबाउट वीनस? वीनस के विषय में क्या हाँ क्या सही है, क्या असत्य पूछ रहा है? फॉल्स है। सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग बड़े समझदार हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द हॉटेस्ट प्लेनेट, द ब्राइटेस्ट प्लेनेट, द सिस्टर ऑफ अर्थ, द मॉर्निंग स्टार। तो सही जवाब है ई, चारों बात सही है। इसको पृथ्वी की बहन कहते हैं, भागिनी ग्रह कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं, इसका तापमान, और सबसे गर्म ग्रह यही है। जबकि बुध सूर्य के करीब है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह यही है, क्योंकि इसके वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जिसके कारण से प्रेशर कुकर वाला कंडीशन, सबसे गर्म ग्रह। तो वो फाउंडेशन में बहुत डीप से बताया जाता है एक एक पॉइंट को। चलिए आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा शुक्र का एकमात्र उपग्रह है? आप लोगों को अगर 68 बीपीएससी निकालना है या यूपीएससी का एग्जाम बैठना है तो आकर के पटना आ जाइए और मिशन 50 आईएएस को ज्वाइन कीजिए। जो फाउंडेशन कोर्स है यहाँ का ज्वाइन कीजिए, जिससे आपका पूरा बेस मजबूत हो जाएगा और तभी जाकर के सिलेक्शन मिलेगी। कोई हंसी खेल नहीं है सिविल सर्विस की, जो है सो हंस खेल करके निकाल लिए। तो आइए और यहाँ जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। फाउंडेशन के कोर्सेज चल रही हैं, सुबह में भी चल रही हैं, शाम में भी चल रही हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शुक्र का एकमात्र उपग्रह है? चंद्रमा, फोबोस, डीमोस, गैनीमेड। देखते हैं आप लोग क्या सही जवाब देते हैं। क्या सही जवाब देते हैं? तो शुक्र का एकमात्र उपग्रह, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया। हाँ बिल्कुल, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, मंगल का फोबोस और डीमोस है। आगे हम लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शुक्र का? तो शुक्र का नहीं है। अगला क्वेश्चन भैया, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? विच प्लेनेट इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? फटाफट जवाब दीजिए। बुध, शुक्र, मंगल, प्लूटो। चलिए यहाँ कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ पूछ रहा है कौन सा ग्रह है, और प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया।
इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा बुध। ए सही आंसर हो जाएगा, बुध सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 67। शुक्र की परिक्रमण अवधि लगभग कितनी है? शुक्र की परिक्रमण अवधि लगभग कितनी है? ए में है 88 दिन, बी में 225 दिन, सी में 365 दिन और डी में है 687 दिन। इसके बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया है, तो आप लोगों का सही आंसर आना चाहिए। शुक्र की परिक्रमण अवधि लगभग कितनी है? तो अब शुक्र की परिक्रमण अवधि, इसका सही आंसर हो जाएगा बी 225 दिन। रिवॉल्यूशन पीरियड है, यानी अराउंड द सन। तो याद रखिएगा 88 दिन किसका है? बुध का है। 225 दिन शुक्र का है। 365 दिन 6 घंटा, वही 366 हो जाता है 4 साल के बाद, पृथ्वी का है। और 687 दिन किसका है? तो वो मंगल का है। चलिए आगे करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के लगभग बराबर है? तो पृथ्वी के लगभग बराबर कौन सा है? तो अब यहीं पर देखते हैं कि आप लोग सही आंसर क्या देते हैं। तो which of the following planet is almost equal to अर्थ इन साइज एंड मास? साइज एंड मास, तो ए में है बुध, बी में है शुक्र, सी में है मंगल, डी में है प्लूटो। मरकरी, वीनस, मार्स, प्लूटो, व्हिच इज इक्वल इन साइज एंड मास ऑफ अर्थ? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है शुक्र। इसी कारण से शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है कि आकार में भी समान है और सबसे नजदीक है पृथ्वी के। चलिए 69 में चलते हैं। शुक्र पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? अभी बातों बातों में मैंने बता दिया था। इसका सही आंसर आना चाहिए आप लोगों का। तो 20 से 35%, 40 से 45%, 70 से 75%, 90 से 95%। तो कितना प्रतिशत है? बिल्कुल बिल्कुल सही सही जवाब 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? Which one of the following is not correctly matched? जवाब दीजिए। बुध सबसे छोटा ग्रह, शुक्र प्यार और सुंदरता की देवी, पृथ्वी नीला ग्रह, मंगल पृथ्वी के सर्वाधिक निकट, तो मरकरी स्मॉलेस्ट प्लेनेट, वीनस गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी, अर्थ ब्लू प्लेनेट एंड मार्स इज द क्लोजेस्ट टू अर्थ। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब डी, पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र है, इसलिए यह गलत है। लेकिन याद रखिएगा पृथ्वी की बहन भले शुक्र है, लेकिन पृथ्वी समान ग्रह किसी और को बोलते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा फिर मैं बताऊंगा। चलिए, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहने का कारण क्या है? अब देखते हैं कि कितने लोग सही जवाब देते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट, पृथ्वी के समान आकार, पृथ्वी के समान झुकाव, पृथ्वी से शाम में सर्वप्रथम दिखाई पड़ना। अब देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? बीपीएससी में ऑप्शन ई भी होता है, तो इसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। व्हाट इज द रीजन ऑफ कॉलिंग द वीनस सिस्टर ऑफ अर्थ? क्लोजेस्ट टू अर्थ एंड द सेम साइज एज द अर्थ। तो ये ए और बी दोनों हो जाएगा, इसीलिए सही आंसर इसका ई हो जाएगा कि सबसे निकट है और समान आकार का है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किसे युद्ध का देवता बोला जाता है? युद्ध का देवता, युद्ध का देवता हु इज नोन एज द गॉड ऑफ वॉर? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। सही जवाब दीजिए। देखते हैं कि कितने लोग सही जवाब देते हैं। आपको पता है ट्रेड एंड कॉमर्स के गॉड जो हैं वो मरकरी हैं, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल 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 सही जवाब हो जाएगा मार्स। सही जवाब हो जाएगा मार्स। सही जवाब हो जाएगा कि मार्स। मार्स को गॉड ऑफ वॉर बोलते हैं, वीनस को गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी बोलते हैं, प्यार और सुंदरता की देवी वीनस को बोलते हैं। मार्स को युद्ध का देवता बोलते हैं। मरकरी को व्यापार वाणिज्य का देवता बोलते हैं। जुपिटर को सभी देवताओं का मास्टर बोलते हैं, गुरु, देवताओं का गुरु बृहस्पति। चलिए, मंगल की सतह पर लाल रंग का कारण क्या होता है? कॉपर सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन।
बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका 71 गलत था सर। 71 क्या गलत था भाई? 71 शुक्र को पृथ्वी का वहन करने का कारण नहीं, गलत नहीं है। आप अपना नॉलेज को फिर से चेक कीजिए। चलिए, मंगल की सतह पर लाल रंग का कारण, ये आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर मंगल की सतह का लाल रंग का कारण क्या है? फेरस ऑक्साइड, सी बिल्कुल सही जवाब है। 73 हो गया। 74 पे आते हैं। मंगल की परिक्रमण अवधि कितनी है? रिवॉल्यूशन पीरियड ऑफ मंगल, यानी कि सूर्य की परिक्रमा ये कितने दिन में करता है? तो 88 दिन, 225 दिन, 365 दिन, 687 दिन। बिल्कुल। तो कितना दिन में करता है सूर्य की परिक्रमा? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। रिवॉल्यूशन पीरियड क्या हो जाएगा? परिक्रमण पूछ रहा है तो 88 दिन हो जाएगा, 88 डेज। ठीक है, ये तो बता ही दिया था। बुध का 88 दिन, शुक्र का 225 दिन, पृथ्वी का 365 दिन, मंगल का 687 दिन। 11 साल लग जाता है उसको, बृहस्पति को। चलिए आगे देखिए, मंगल ग्रह का आकार पृथ्वी की तुलना में कितना है? अब ये देखता हूं मैं कितने लोग सही जवाब देते हैं इसका, कि आधा है, 1/4 है, 1/3 है, 2 गुना है। तो मंगल ग्रह का आकार पृथ्वी की तुलना में कितना है? दीजिए, सही जवाब दीजिए। ऐसे एक चीज याद रखिएगा कि बोला जाता है, हाँ, अगर यहां पर ये रहता, यहां पर अगर जो है सो बुध की बात रहती तो 1/18 भाग होता है बुध पृथ्वी का 1/18 भाग होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखते हैं सही जवाब आप लोग कितना देते हैं। हाँ, कितना है? फटाफट फटाफट जवाब दीजिए। 74 में मंगल ग्रह था सर। आप लोग पीछे ही रह जा रहे हैं। चलिए जाने दीजिए, अब गलत ये है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नहीं, यहाँ याद रखेंगे कि मंगल ग्रह का आकार पृथ्वी की तुलना में आधा होता है। तो ये जो है सो, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जो सबसे चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। मंगल ग्रह का आकार पृथ्वी की तुलना में, मंगल की बात की जा रही है, मंगल की बात की जा रही है। मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? फटाफट फटाफट बताइए। हाँ, नहीं आवाज कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा गला में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, तो इसीलिए जो है सो याद रखेंगे। जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। 104 क्वेश्चन है, इतना दिमाग में रखना पड़ेगा। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के पूछ दिए वो बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए मैं फटाफट में करवा दे रहा हूं। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? लिबनिच, ग्रेट क्रेटर, निक्स ओलंपिया और बिस्कोमान टावर तो यहाँ है, चलिए पटना में। चलिए, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं लोग। हाँ, निक्स ओलंपिया होगा, निक्स ओलंपिया। लिबनिच चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत है, लिबनिच चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? व्हिच सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम इज स्मॉलेस्ट सैटेलाइट? चंद्रमा, फोबोस, डीमोस, टाइटन। बिल्कुल जवाब दीजिए आप लोग, फटाफट जवाब दीजिए। ये कौन सा सबसे छोटा उपग्रह है? सबसे छोटा उपग्रह, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, हो जाएगा डीमोस। याद रखें, डीमोस सबसे छोटा है और सबसे बड़ा पे भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। और ये याद रखिएगा, फोबोस और डीमोस मंगल का उपग्रह है और टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है। 78 लाल ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? व्हिच प्लेनेट इज नोन एज रेड प्लेनेट? रेड प्लेनेट के रूप में किसे जाना जाता है? बुध, शुक्र,
पृथ्वी मंगल। फटाफट जवाब देना है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाल ग्रह के रूप में। हाँ बिल्कुल सही जवाब, मंगल को। मार्स इज नोन एज रेड प्लेनेट, मार्स इज नोन एज रेड प्लेनेट। अगला देखिए 79, पृथ्वी समान ग्रह किसे कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होगा बहुत लोगों को, पृथ्वी समान ग्रह किसे कहते हैं। विच प्लेनेट इज कॉल्ड अर्थ लाइक प्लेनेट। अब पृथ्वी की बहन भले शुक्र को कहते हैं, लेकिन पृथ्वी समान ग्रह शुक्र को नहीं कहते हैं। जो भी बी आंसर दे रहे हैं गलत आंसर दे रहे हैं। पृथ्वी समान ग्रह मंगल को कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो पृथ्वी के जितना ही झुकाव है, पृथ्वी की जितना ही घूर्णन गति है। शुक्र में बताया था पृथ्वी के निकट है और पृथ्वी का समान आकार का है। दो कारण है जिसके कारण बहन कहते हैं। जो लोग बोल रहे थे कि सर उसका गलत होगा, तो आपका कॉन्सेप्ट गलत है। वैसे ही मंगल को भी पृथ्वी समान ग्रह कहने का दो कारण है। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी क्वेश्चन रहेगा शायद ये निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव और घूर्णन पृथ्वी के समान है। फटाफट इसका सही जवाब दीजिए। तो ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी मंगल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैज द सेम एक्सियल टिल्ट एंड रोटेशन। तो जो इंक्लिनेशन एंड रोटेशन एज अर्थ, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। इसका सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब हाँ फटाफट बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है मंगल का। और इसीलिए मंगल को पृथ्वी समान ग्रह कहते हैं, अर्थ लाइक प्लेनेट कहते हैं। अगला 81 में सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। विच इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। गैनीमेड, एनसिलाडू, टेथिस, मीमांसा। फटाफट जवाब दीजिए कि कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है। बिल्कुल बड़ा उपग्रह है, सैटेलाइट है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, बृहस्पति का जो गैनीमेड उपग्रह है वो सबसे बड़ा है, और मंगल का जो डीमोस उपग्रह है सबसे छोटा है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद बृहस्पति के लिए प्रयुक्त है। बृहस्पति के लिए कौन सा है, लघु सौर तंत्र, तारा समान ग्रह, गैसों का गोला, गैलेक्सी समान ग्रह। देखे तो कितने लोग सही जवाब देते हैं, फटाफट दीजिए। यहाँ पर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर जुपिटर। माइनर सोलर सिस्टम, स्टार लाइक प्लेनेट, बॉल ऑफ गैसेस और गैलेक्सी लाइक प्लेनेट। इसको ग्लोब ऑफ गैस भी बोलते हैं, ग्लोब ऑफ गैस। बॉल ऑफ गैस को ग्लोब ऑफ गैस भी बोलते हैं। बताइए इसमें क्या होगा। तो एक चीज याद रखिएगा, गैलेक्सी समान ग्रह और ग्लोब ऑफ गैस ये दोनों शनि को कहते हैं, जबकि लघु सौर तंत्र और तारा समान ग्रह ये दोनों मंगल, ये बृहस्पति को कहते हैं। इसलिए सही आंसर ई होगा कि ए भी सही है और बी भी सही है। इसका आंसर तारा समान ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि बृहस्पति एकमात्र ग्रह है जिसकी अपनी रेडियो ऊर्जा होती है, इसलिए इसको तारा समान ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 पाइए। 83 फटाफट निम्नलिखित में से किसका ग्रह, किस ग्रह में ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है। शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। ग्रेट रेड स्पॉट, अगर रेड प्लेनेट पूछेगा तो मंगल होगा, लेकिन रेड स्पॉट पूछ रहा है। देखते हैं सही जवाब आप लोग क्या देते हैं, फटाफट फटाफट सही जवाब दीजिए। तो ग्रेट रेड स्पॉट बड़ा बड़ा जो है सो लाल धब्बा दिखाई देता है, जो कि धूल भरी आंधी है, वो किस ग्रह पे है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब कुछ लोगों का है बृहस्पति पर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा, सी हो जाएगा। फटाफट चलिए अगला पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर छल्ले उपस्थित हैं। इसमें भी लग रहा है बहुत लोग गलत कर देंगे। पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, किस ग्रह के चारों ओर छल्ले उपस्थित हैं। रिंग्स आर प्रेजेंट अराउंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट। अर्थ, मार्स, वीनस, जुपिटर। फटाफट बस अब 16 4 20 क्वेश्चन मात्र बचे हुए हैं। चलिए तो किस ग्रह के चारों ओर छल्ले उपस्थित हैं। हाँ एक चीज याद रखिएगा, नहीं ई गलत है। एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, शनि के चारों ओर छल्ला है, अरुण के चारों ओर 5 छल्ला है, 5 रिंग है,
लेकिन एक चीज आपको याद रखना होगा, 6 क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि बृहस्पति के चारों ओर भी छल्ला है जो हल्का, वो ज्यादा अपीयर नहीं होता है, इसीलिए सही आंसर डी होगा। ये 6 क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट में, पृथ्वी बृहस्पति को कहा जाता है युद्ध का देवता, प्यार का देवता, शांति का देवता, मास्टर ऑफ गॉड्स, द गॉड ऑफ वॉर, गॉड ऑफ लव, गॉड ऑफ पीस एंड मास्टर ऑफ गॉड। इसका जवाब तो मैंने दे दिया था, आप लोग सही जवाब देंगे। फटाफट बताइए कि बृहस्पति को क्या कहा जाता है। बिल्कुल सही, देवताओं के गुरु, मास्टर ऑफ गॉड्स, डी सही जवाब। चलिए अगले पे चलते हैं। बृहस्पति की परिक्रमण अवधि क्या है? रोटेशन पीरियड पृथ्वी बृहस्पति की कितनी है? फटाफट जवाब दीजिए। नहीं, रोटेशन नहीं, रिवॉल्यूशन पीरियड, ऑर्बिट पीरियड। परिक्रमण पूछ रहा है अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर। एक साल में, 11 वर्ष में, 111 वर्ष में, 16 वर्ष में, एक बार मैंने बोल दिया था। बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, 11 वर्ष, 11 वर्ष। और एक चीज याद रखिएगा, मात्र 9 मतलब लगभग 10 घंटा में वो चक्कर लगा लेता है, यानी सबसे फास्ट है, वेरी फास्ट। चलिए, पृथ्वी ग्रह के विषय में क्या सत्य है? सबसे धीमा ग्रह शुक्र है, सबसे तेज ग्रह बृहस्पति है, याद रखिएगा। बृहस्पति मात्र 10 घंटा में घूम जाता है और 243 दिन लगा देता है शुक्र। तो यह नीला ग्रह पृथ्वी, इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका अपने ग्रह पर झुकाव 23.5 डिग्री है, लगभग 24 डिग्री। इसकी परिक्रमण अवधि 687 दिन है। तो क्या सही हो गया? हाँ, ये तो सबको पता है। ब्लू प्लेनेट है, बिल्कुल है। ओनली वन सैटेलाइट मून है, बिल्कुल है। इंक्लिनेशन लगभग 23.5 डिग्री, 24 डिग्री के आसपास है। और वाइटल पीरियड ही 687 डेज, गलत है। तो सही आंसर डी हो जाएगा, कि डी असत्य है, बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी से किस ग्रह, बौने ग्रह को बिना टेलीस्कोप से भी देखा जाता है? मजेदार क्वेश्चन। बोला अपनी नंगी आंख से बिना टेलीस्कोप के देख सकते हैं, किसको देख सकते हैं? बताइए। बिल्कुल सही जवाब आप लोग देंगे। हाँ, ऑप्शन है सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो। तो किसको हम बिना टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं? बिल्कुल सही जवाब, कि हम लोग शनि को देख सकते हैं। याद रखिएगा, शनि जो है इन चारों में, यानी कि कहने का शनि के बाद के ग्रह को देखने के लिए आपको टेलीस्कोप चाहिए। 1609 में टेलीस्कोप की खोज की थी, हालांकि 1605 में ही खोज दिया था, लेकिन 1609 में अंतर्राष्ट्रीय जगत पर लोगों ने माना, तो 1609 को टेलीस्कोप का खोज वर्ष माना जाता है। चलिए ठीक है, तो शनि एकमात्र बाहरी ग्रह में शनि तक को देखा जा सकता है, यानी बृहस्पति भी देखा जाएगा, शनि तक देखा जाता है, यानी कि बिना टेलीस्कोप के देखा जा सकता है शनि को। शनि के बाद अगर देखना किसी को तो टेलीस्कोप चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह नहीं है? ये तो आ गया, दोबारा आ गया। प्लूटो, कैरोन, चेरोन, सीरीज, जेना 2003, यूबी 313। देखता हूं। हाँ बिल्कुल, 5 को देख सकते हैं आरती जी, और 5 को देख सकते हैं, बृहस्पति शनि तक देख सकते हैं। अच्छा, इसका जवाब दीजिए, बौना ग्रह कौन नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, इस पहले भी बता दिया है। तो ये चारों के चारों बौने ग्रह हैं। 8 ग्रह और 4 ये बौने ग्रह, तो इसीलिए इसका आंसर ई होगा। इसमें से पूछ रहा है कौन सा बौना ग्रह नहीं है, तो सब है, तो इनमें से कोई नहीं। 90। अब फटाफट 14 क्वेश्चन बच रहा है। हरा दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? अब इसमें भी लोग कंफ्यूज हैं, इवन की लूसेंट में भी गलत दिया हुआ है। तो बहुत सारे लोग जो है रट्टा मार पढ़ाई करते हैं, थोड़ा गड़बड़ी है। तो याद रखिएगा, ए में सैटर्न, बी में यूरेनस, डी में नेपच्यून, और सी में नेपच्यून और डी में प्लूटो। तो ग्रीन प्लेनेट किसको कहते हैं? और आप गूगल पे भी पिक्चर देखिएगा तो हल्का ग्रीनिश जो है वो एक ही है, बाकी जो है ब्लूइश है। तो इसका सही जवाब होगा यूरेनस। हाँ, यूरेनस सही जवाब होगा, नहीं नेपच्यून नहीं होगा। आप जाकर के गूगल पे भी फोटो देख लीजिएगा, हल्का ग्रीनिश यूरेनस ही दिखेगा, और लूसेंट में लिखा हुआ है शायद नेपच्यून।
जो गलत लिखा हुआ है। तो कुछ किताबों में गलतियां भी हैं, हालांकि नए एडिशन जो बुक आते हैं तो उसमें थोड़ा सा करेक्शन करके आता है। तो इस तरह से जो है तो देख लेना है कि तो इसको अरुण को बोलते हैं। बिल्कुल आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो बुध, बृहस्पति, पृथ्वी, शनि। मैक्सिमम लोग देखता हूं कि इसमें कितने लोग सही देते हैं। करंट तो बहुत हो गया भाई, करंट का आप रिवीजन कीजिए जितना सर ने पढ़ा दिया। फिर कल आ रहे हैं तो फिर हो सकता है कि आगे भी क्लासेस होंगी, तो उसके लिए अब करंट वगैरह ही होगी। बाकी कोई ट्रेडिशनल सेक्शन तो करवाना नहीं है अभी। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत सारे हैं, साइंस आर्ट्स सब के भरे पड़े हैं, लेकिन वही है कि समय का अभाव होता है, तो इसके कारण से बाकी सेक्शन भी चलते रहते हैं, तो इसी कारण से आप लोगों को करवा नहीं पाता हूं। तो याद रखेंगे कि इसका घनत्व तो सबसे सर्वाधिक होता है। तो सर्वाधिक घनत्व बिल्कुल दीजिए सही जवाब, बुध। नहीं भाई, याद रखिएगा इन सब में सबसे ज्यादा जो घनत्व है वो पृथ्वी का घनत्व है। याद रखिएगा पृथ्वी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए पृथ्वी। और दूसरा याद रखिएगा सबसे कम घनत्व शनि का होता है, शनि को पानी पर तैरा सकते हैं, तो पृथ्वी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। इसीलिए सबसे भारी बड़ा ग्रह पूछता है। सबसे बड़ा ग्रह भले बृहस्पति है, लेकिन सबसे भारी ग्रह पृथ्वी है, याद रखेंगे। इसका डेंसिटी सबसे हाई है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह को पानी पर तैराया जा सकता है? ये तो हो ही गया, पिछले में मैंने बता दिया, तो सारे लोग सही जवाब दे देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट कैन बी फ्लोटेड ऑन वाटर? मरकरी, जुपिटर, अर्थ, सैटर्न। दीजिए फटाफट सही जवाब दीजिए, सही जवाब दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आ जाएगा कि पानी पर किसको तैराया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल शनि को तैराया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 93। शनि का कौन सा ग्रह नहीं, कौन सा उपग्रह कर दीजिए। Which of the satellite of Saturn moves the opposite direction of the Saturn? शनि का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो टाइटन है, लेकिन शनि का एक उपग्रह है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है या ट्रिटॉन है, लेकिन एक उपग्रह जो शनि के उल्टा घूमता है, फोबे, एनसिलाडू, रिया, टेथिस। बताइए फटाफट बताइए। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह जो सबसे दूर है वो सबसे ठंडा ग्रह है, उसका टेंशन क्या ले रहे हैं? नेपच्यून हो जाएगा। चलिए इस पे देखिएगा, और चलिए तो इस पे हो जाएगा शनि का सबसे कौन सा उपग्रह जो उसके उल्टा घूमता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, फोबे। चलिए अगले 94 पे चलते हैं, फटाफट करते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन? ये भी अभी मैंने हिंट कर दिया था। सही जवाब आप लोग का आना चाहिए शनि, शुक्र, अरुण, वरुण। तो किस ग्रह के चारों ओर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन 5 वलय पाया जाता है? 5 वलय पाया जाता है। अब तो समझ गए होंगे आप लोग कि 5 वलय किसके चारों ओर है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन। शनि, शुक्र, अरुण, वरुण। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है अरुण। यूरेनस के चारों ओर 5 रिंग पाए जाते हैं, 5 रिंग पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पाइए। अगला क्वेश्चन है लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? Which planet is known as the inclined planet? फटाफट जवाब दीजिए। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह, ऑप्शन ए है शनि, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन डी है अरुण, ऑप्शन डी है वरुण। इतना लेट गया है ना कि वहां ध्रुव पर ज्यादा लाइट पड़ता है। तो बताइए कि सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल लगभग 90 डिग्री तक झुकाव है। तो ये है अरुण। यूरेनस लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। यूरेनस का अक्षीय झुकाव कितना है? ये तो मैंने हिंट कर दिया, अब सही जवाब आप लोग दे देंगे। बिल्कुल फटाफट बताइए। 23.5 डिग्री, 67 डिग्री, 83 डिग्री एंड 98 डिग्री। बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। 98 डिग्री झुकाव है, 90 से भी ज्यादा है। 98 डिग्री झुकाव है किसका? यूरेनस का। अगला क्वेश्चन पाइए। निम्नलिखित में से किस ग्रह का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी से 1 करोड़ गुना अधिक है? यानी वहां जाएंगे तो हम चिपटे हो जाएंगे,
इतना ज्यादा प्रेशर है, 1 करोड़ गुना अधिक वायुमंडलीय दाब है। तो शुक्र, बृहस्पति, अरुण, शनि। वन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज 10 मिलियन टाइम्स ग्रेटर देन द अर्थ? तो वीनस, जुपिटर, अरुण और शनि। तो यूरेनस एंड सैटर्न। बस अब मात्र 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फटाफट करते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है बृहस्पति। बृहस्पति का वायुमंडलीय दाब सबसे ज्यादा है। अगले क्वेश्चन पर आइए, यूरेनस की खोज कब की गई थी? यूरेनस की खोज कब की गई थी? फटाफट जवाब दीजिए। यूरेनस की खोज कब की गई थी? 1609 ईस्वी में, 1781, 1846, 1956। फटाफट जवाब दीजिए। तो यूरेनस की खोज कब की गई थी? यूरेनस वॉज डिस्कवर्ड इन व्हिच ईयर? तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 98 हो गया। तो इसका सही जवाब होगा, याद रखेंगे, 1609 में टेलीस्कोप खोजा गया, 1781 में यूरेनस को खोजा गया, 1846 में नेपच्यून को खोजा गया। सही जवाब होगा 1781। किसने यूरेनस को खोजा था? तो हर्सेल ने खोजा था। हर्सेल ने खोजा था यूरेनस को। शनि के विषय में क्या असत्य है, क्या गलत है? विच इज फॉल्स अबाउट सैटर्न? इसकी घूर्णन अवधि 243 दिन है, 243 दिन। इसकी परिक्रमण अवधि 29.5 वर्ष है। इसका घनत्व तो पानी के सापेक्ष लगभग 0.69, पानी से कम है। इसे तारा समान ग्रह भी कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि कितने लोग सही जवाब देते हैं। रोटेशन पीरियड, तो हाँ बिल्कुल आरती जी, विलियम हर्सेल ने 1781 में खोज किया था अरुण का। चलिए, तो शनि के विषय में क्या असत्य है? तो ये इट्स रोटेशन पीरियड इज अबाउट 243 डेज, गलत है। इसके बाद इट्स ऑर्बिटल पीरियड इज 29.5 ईयर्स, सही है। और 0.69 वाटर के कंपैरेटिव रिलेटिव डेंसिटी, सही है। और स्टार लाइक प्लेनेट, गलत है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ई, 2 गलत 2 सही। चलिए फटाफट अगला करते हैं। 100, मात्र 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर कैसिनी डिवीजन पाया जाता है? देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। अब गला भी मेरा जवाब दे रहा है, फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और शनि। फटाफट जवाब दीजिए कि कौन सा ग्रह है। देखिए याद रखिएगा, इसके चारों ओर इस तरह से है, इस तरह से है, यानी कि एक ग्रह ऐसा है, एक ग्रह ऐसा है, एक ग्रह ऐसा है जिसके चारों ओर छल्ले हैं, और इस रिंग के बीच में, इस रिंग के बीच में एक डिवीजन पाया गया जिसको कैसिनी डिवीजन कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा शनि। कैसिनी सैटेलाइट भेजा गया था जो इसके बारे में पता लगा था, इसीलिए इसको कैसिनी डिवीजन कहते हैं। अगले क्वेश्चन पाइए, क्वेश्चन नंबर 101। अरुण को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? सूर्य के चारों ओर घूमने में अरुण को कितना समय लगता है? 29 साल, 64 साल, 84 साल, 164 वर्ष। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। तो याद रखेंगे 11 साल लगता है बृहस्पति को, बिल्कुल बिल्कुल। यूरेनस को कितना टाइम लगता है? तो याद रखें 11 साल लगता है बृहस्पति को, 29 साल लगता है शनि को, 84 साल लगता है यूरेनस को, 164 साल लगता है नेपच्यून को। तो सही जवाब हो जाएगा सी, 84 ईयर्स। अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का ध्रुवीय प्रदेश में सूर्य से अधिक ताप और प्रकाश मिलता है? ये तो बता दिया था मैंने, आप लोग बिल्कुल सही जवाब देंगे इसका कि ध्रुवीय क्षेत्र में इन मैक्सिमम हीट एंड लाइट फ्रॉम सन इन व्हिच ऑफ द प्लैनेट्स पोलर रीजन। पोलर रीजन में किस में मिलता है? तो इसका जिसका झुकाव सबसे ज्यादा है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, अरुण। सही जवाब हो जाएगा अरुण। चलिए 2 क्वेश्चन और बच रहा है, फटाफट करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस ग्रह की खोज जोहान गाले ने की थी? जोहान गाले ने की थी, बिल्कुल इसका सही जवाब देंगे आप लोग। इसकी चर्चा अभी थोड़ी सी हो चुकी है। तो मरकरी, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून। यूरेनस को खोजा था विलियम हर्सेल ने और नेपच्यून को खोजा था जोहान गाले ने। यूरेनस 1781 में खोजा गया, ये 1846 में खोजा गया। और लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का।
निम्नलिखित में से किस ग्रह में वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया की प्रधानता होती है? ये मैक्सिमम लोग गलत बताएंगे। फटाफट लास्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह के अंतर्गत हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया की प्रधानता? बुध, मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी और अरुण। याद रखेंगे। देखिए, बाहरी ग्रह, गैसीय ग्रह, आंतरिक ग्रह। हाँ, जवाब सही दे देंगे आप लोग। बिल्कुल सही जवाब है, डी सही जवाब है। अरुण के वायुमंडल में इन चारों की प्रधानता होती है। तो आज की मेरी कोशिश यही थी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दूं। अब इस तरह से मेरी प्रैक्टिस भी इसी तरह से होती है कि मैं किसी भी सेक्शन से को क्वेश्चन वाइज कर दे रहा हूं। आप अगर जो है सो महेश कुमार बर्नवाल का ब्रह्मांड वाला सेक्शन शुरू का पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर इसको बनाइएगा तो फटाफट बनेगा। चलिए, इतना ही रखते हैं आज। नेक्स्ट आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जो 8 तारीख को जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, इस बार एकदम रिजल्ट लेकर आइए, फिर मुख्य परीक्षा में हम लोगों का निःशुल्क मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।